आज हम लोग इंटरमीडिएट में फिजिक्स में जो दूसरे चैप्टर के रूप में गाउस प्रमेय को पढ़ रहे हैं। तो गाउस प्रमेय के और वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूं, जिसमें गाउस प्रमेय क्या है, गाउस प्रमेय द्वारा वैद्युत बल की व्याख्या कैसे करते हैं, निगमन कैसे करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कैसे करते हैं का वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। बिंदु आवेश के कारण कैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, गोली चालक के कारण कैसे निकालते हैं, उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुका है। यहाँ पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि किसी तार के कारण, छड़ के कारण या बेलन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गाउस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम, और उसके आगे समतल प्लेट, समांतर प्लेट वगैरह के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गाउस प्रमेय से कैसे निकालते हैं के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि चालक तार, छड़ तथा बेलन, तीनों में से कोई भी एक रहे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस प्रमेय से हम कैसे निकालते हैं की बात हमें आज यहाँ पर बात करनी है। देखोगे हम यहाँ पर 3 पॉइंट डाले हुए हैं, चालक तार, छड़ तथा बेलन। तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो निकालने का तरीका हमारा सेम होगा। कारण है कि तार भी होगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र बेलनाकार होगा, छड़ होगा तो उसका भी वैद्युत क्षेत्र बेलनाकार होगा, बेलन रहेगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र बेलनाकार होगा। तार और छड़ और बेलन तीनों को लगभग समान आकृति मानते हैं। तार सबसे दुबला पतला है, बिना खाए पिए है, इसलिए एकदम दुबला पतला है, उसकी मोटाई एकदम कम है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। छड़ थोड़ा सा स्वस्थ हो गया है खा पी करके, इसलिए उसकी आकृति थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, मार्कर के तरीके का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा छड़। और इससे भी थोड़ा मोटा हो जाएगा तो वो बेलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आकृति, तीनों ही प्रकार की आकृतियों में लंबाई की प्रमुखता है, लेकिन तार वाले में मोटाई एकदम नगण्य के बराबर है, छड़ में मोटाई कुछ है और बेलन में मोटाई कुछ ज़्यादा है। ऐसे करके इसलिए इन तीनों ही आकार के वैद्युत क्षेत्र लगभग समान आकार के बनते हैं। इसलिए हम गाउस प्रमेय के द्वारा इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों का एक ही साथ हम बता रहे हैं। तीनों में से कोई भी एक पूछ दिया जाए आपके क्वेश्चन में तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम जब गाउस प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते होते हैं तो सबसे पहले हम लोग गाउस प्रमेय को ही लिखते हैं गाउस प्रमेय से। तो सबसे पहले हम गाउस प्रमेय को याद कर लेते हैं, और गाउस प्रमेय है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स से। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में आपने फॉर्मूला पाया है, E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इक्वेशन सेकंड। और फिर बात करते हैं समीकरण 2 का समाकलन करने पर। अब इसका हम कर देंगे समाकलन करने पर इसका जब हम समाकलन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो जाता है इधर, और इधर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी कॉस थीटा।
यह समीकरण नंबर 3 हो जाता है। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रख देते हैं डी फाई के जगह पर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो हो जाता है समीकरण 3 में 1 से मान रखने पर 1 से मान रख देते हैं, तो यहाँ हो जाता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा एरिया होता है, यही चेंज होता है सब में, नहीं तो फिर गॉस थ्योरम के सारे निगमन सेम तरीके के हैं, केवल डी ए कॉस थीटा ही आकृति के हिसाब से चेंज होता है। और यहाँ डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन का मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमारे तार के, छड़ के, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिस पर चार्ज रह सकता है वो यह है, यह पृष्ठ है, इसी पृष्ठ पर चार्ज रहते हैं, इस पर चार्ज नहीं रहते, इस पर चार्ज चलते हैं, इस पृष्ठ पर चार्ज रहते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप जानते हो कि किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पर एच की जगह यल लिया जाता है क्योंकि यह लंबाई यहाँ पर काउंट करना है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा पहले तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा, और फिर आगे की लाइन में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा की जगह पर 2 पाई आर यल। और यह क्यों 2 पाई आर यल हुआ है? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा का मतलब है कि इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर यल, 2 पाई आर इंटू एल। तो यह हो जाता है। फिर यहाँ से हम बात करते हैं कि ई बराबर क्या होगा। जब ई बराबर की बात करते हैं तो यही 2 पाई आर यल इधर आ जाता है, और यहाँ हो जाता है क्यू अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन क्यू। अब इस वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता को हम यहाँ पर अथवा करके लिख सकते हैं ई बराबर 2 पाई, और ये एप्सिलॉन 0 को हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 बनाना चाहते हैं, चलिए 2 पाई एप्सिलॉन 0 ही रखते हैं, कोई बात नहीं। 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लेते हैं, और इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं क्यू बटा यल लिख लेते हैं एक जगह, और एक जगह 1 अपान आर लिख लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू बटा यल को लेमडा लिखते हैं क्योंकि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है यह, और जिसको कि लेमडा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेमडा अपान आर। यह कभी कभी हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बनाते हैं क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमको मालूम रहती है 9 × 10⁹। तो उस नून वैल्यू को प्लेस करने में हम लोगों को सुविधा होती है, इसलिए इसको हम जब 4 बनाएंगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान आर। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता छड़, तार अथवा बेलन के कारण निकाल सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और इसमें रह गया है समतल चादर का, तो हम लोग समतल चादर के कारण की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर समतल चादर समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं कि तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर हो गया। इसमें भी इसी तरीके से पूरा का पूरा निगमन हम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा के जगह 2a यूज होगा। क्यों 2a यूज होगा? क्योंकि कोई समतल चादर है तो इस तरीके से है, हाथ की तरीके से मानो तो एक पृष्ठ यह होगा उसका, एक पृष्ठ इधर होगा, तो 2 पृष्ठ होने की वजह से a और a 2a हो जाता है। यदि लंबाई चौड़ाई यदि मालूम हो तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन यदि क्षेत्रफल मालूम है तो हम 2a लिखते हैं। तो फिर भी हम लोग ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी बात कर लेते हैं फटाफट। गाउस प्रमेय से एकदम सेम चीजें लिखी जाएंगी। गाउस प्रमेय से
इन डायरेक्शन ऑफ डी फाई, इन चीजों में कोई बदलाव नहीं, चाहे कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कर रहे हैं सेम होगा। वैद्युत फ्लक्स सेम, वैद्युत फ्लक्स भी सेम होगा। वैद्युत फ्लक्स से ई भी यह भी होगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। और यहीं पर हम डी फाई का मान समीकरण 1 से और डी ए कॉस थीटा का मान 2a रख लेते हैं, तो यह हो जाता है q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू 2a। और यहाँ पर e बराबर कर देते हैं तो 2a इधर आ जाता है q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और a। q अपान a मिलकर के हो जाता है सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। यहाँ पर लिखते हैं r e बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यह सिग्मा छोटा वाला सिग्मा है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है समतल चादर के कारण। यहीं पर हम समांतर की बात यदि करते हैं, समांतर चादर हो और एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज हो, तो ऐसे कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाता है 2 इंटू एक चादर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाता है और यहाँ पर हो जाता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और इसी के साथ गॉस थ्योरम से उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न आकृतियों में कैसे कैसे हम निगमन करते हैं, यह कंप्लीट होता है। गॉस थ्योरम का चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर क्लोज होता है। आगे के चैप्टर में हम लोग अगले चैप्टर आगे की वीडियो में बनाएंगे वैद्युत विभव के बारे में, जिसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।